नमस्कार, स्वागत है आप सभी का म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। आपके साथ मैं हूं स्वाति। म्यूचुअल फंड निवेश का एक बहुत ही बढ़िया विकल्प है, लेकिन इस विकल्प के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जो ऑप्शन मेरे लिए सही है, ज़रूरी नहीं है कि वही ऑप्शन आपके लिए भी सही हो। तो कैसे पता चलेगा कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत? पता चलेगा हमारे शो म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन के ज़रिए, जहां हम आपके सवालों के जवाब एकदम सरल और सहज भाषा में देते हैं, ताकि आपको अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पर क्लैरिटी मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का शो और देखते हैं कि आज के शो में ख़ास क्या है। क्या डेली और मंथली एसआईपी में रिटर्न में फ़र्क होता है? रेगुलर प्लान से डायरेक्ट प्लान में स्विच कैसे करें? बॉन्ड पेपर फॉर्म में है, रिडीम करने के लिए क्या डीमैट फॉर्म में बदलना होगा? और फंड नामा में आज हम समझेंगे क्रेडिट रिस्क फंड का फंडा। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं फिनोलॉजी वेंचर्स के सीईओ और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर प्रांजल कामरा। प्रांजल, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। कैसे हैं? थैंक यू स्वाति, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी हियर। मैं बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू। चले, अब यहाँ पर हमारे साथ हमारे पहले दर्शक सुनील जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर मुंबई से। सुनील जी नमस्ते। मुंबई की बारिश बहुत ही ज्यादा हो रही है। हाँ नमस्कार मैडम, अच्छे हैं आप? बहुत हाँ, बढ़िया। हाँ। बताइए सवाल क्या है? मुझे ना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का था, तो मैं डेली मंथली और लमसम में कौन सा अच्छा रहेगा ये। और दूसरा मैंने LIC पे देखा, उधर ही दिखाते डेली वाला, बाकी जगह दिखते नहीं। ऐसा दूसरा पार्ट समझ में नहीं आया। पहला तो आपने कहा कि आपको डेली, मंथली और लमसम में से क्या बेहतर होगा, और फिर हाँ, क्या हाँ। पूछा? मुझे ना डेली जो ये सिप का जो ऑप्शन है सिर्फ LIC म्यूचुअल फंड में ही दिखा है, बाकी अदर में नहीं दिखा। हाँ, हाँ। तो आप ये जानना चाहते हैं कि बाकी स्कीम्स में भी डेली एसआईपी का ऑप्शन होता है कि नहीं होता है? हाँ, हाँ, वही। अच्छा, और तीसरा है मतलब टॉप वाले डेली वाले सजेस्ट करें। टॉप डेली वाले चाहिए आपको म्यूचुअल फंड स्कीम्स के नाम। हाँ। अभी तक आपने कभी भी निवेश नहीं किया है सुनील जी? नहीं, फर्स्ट टाइम है। पहली बार कर रहा हूँ। अच्छा, मंथली एसआईपी में कोई दिक्कत है क्या? नहीं, अभी मेरा क्या हो गया था, अभी पिछले साल से मैं सोच रहा था डेली करने का। तो अभी वो मार्केट का ये देख के मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं डेली करता तो मुझे अच्छा एवरेज मिल जाता। ऐसा एवरेज मिल जाता। वेरी नाइस। चलिए, आपको एटलीस्ट ये कॉन्सेप्ट पता है कि एसआईपी करने से फ़ायदा क्या होता है। और बताएं यहाँ प्रांजल, डेली, मंथली या फिर लमसम, तीनों में क्या बेहतर होगा निवेश के नज़रिए से? राइट, इन्होंने जैसा कहा कि केवल एक या दो म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं जो डेली SIP का ऑप्शन ऑफर करते हैं। तो पहले हम ये समझते हैं ऐसा क्यों है। जैसे इन्होंने कहा LIC ऑप्शन ऑफर करती है, तो ज्यादातर लोग, हमको ये देखना है कि कमाते कैसे हैं। हम में से ज्यादातर लोग क्या मंथली कमाते हैं, या हम में से ज्यादातर लोग डेली कमाते हैं। LIC और शायद एक यूनियन AMC है जो डेली ऑप्शन देती है, वो इसलिए कि उनका पेनिट्रेशन रूरल मार्केट में, इंडिया के इंटीरियर्स में LIC का पेनिट्रेशन काफी अच्छा है। तो उनके पास ऐसे कस्टमर्स हैं जो डेली वेजेस अर्न करते हैं, इसलिए वो अपनी डेली इनकम में से कुछ सेव करके डेली SIP में लगा सकें। इसके लिए LIC ने और कुछ एक दो और AMCs ने ये ऑप्शन दिया है। लेकिन अगर हम मंथली अर्न करते हैं, हमारी बजटिंग मंथली होती है, खर्चे मंथली होते हैं, तो ऐसे में मंथली SIP ही बेटर ऑप्शन है। पहला कारण कि इन द लॉन्ग रन, अगर आप 5 साल के लिए SIP कर रहे हैं या उससे ज्यादा समय के लिए कर रहे हैं, तो आप डेली पैसा लगाएं या मंथली पैसा लगाएं, आपके रिटर्न्स में कोई खास फर्क नहीं आने वाला। बीच में, जैसे आजकल पिछले 4-6 महीनों में वोलेटिलिटी कभी ज्यादा है, तो इसका फर्क के कारण डेली SIP में फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। लेकिन मंथली SIP यूजुअली सबके लिए बिल्कुल सही है, तो उससे ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए किसी को भी। मंथली SIP ही बेटर ऑप्शन है। और इसके अलावा एक प्रॉब्लम और आ जाता है कि जो आपके अगर सेविंग्स अकाउंट से पैसा कट रहा है, तो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मैंडेट्स ही बैंक फ्री में अलाउ करता है कि एक महीने में 20 बार मंथली मैंडेट से ऑटो डेबिट हो सकता है, तो वो फ्री ऑफ चार्ज है। जहां अगर आपने डेली SIP किया और महीने में 25 बार आपका पैसा कट रहा है, तो हो सकता है बैंक भी आपसे ज्यादा डिडक्शंस होने के चार्जेस काटने लगे, तो इसका नुकसान भी हो सकता है। मंथली SIP पे ही टिके रहिए।
सुनील जी, हाँ हाँ मैडम। तो समझ गए ना कि सारे फंड हाउस ये डेली एसआईपी की सहूलियत नहीं देते हैं, ठीक हाँ है। हाँ। तो अगर आप ओ, कंफर्टेबल हैं तो आप लंबे वक्त के लिए निवेश करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप मंथली एसआईपी का ही सहारा लीजिए, वही रास्ता पकड़िए। और आपकी उम्र क्या है सुनील जी? 35 ईयर। और कितने सालों के लिए निवेश कर रहे हैं? अब 10 साल तो करेंगे, अभी तो 10 का प्लान। 10 साल करेंगे अभी तक। हाँ। तो इस उम्र और इस निवेश अवधि के लिए प्रांजल, पहली बार अगर कोई निवेश कर रहा है तो शुरुआत किस तरह की स्कीम से करनी चाहिए? जी, सिंपल रखिए। एक ब्रॉड मल्टी कैप स्कीम मैं आपको बताता हूं जिसमें आप बिल्कुल 10 साल तक रेगुलर मंथली एसआईपी कर सकते हैं और आपको ज्यादा ट्रैकिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो है पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। इसका कुछ हिस्सा स्कीम का विदेशी मार्केट में भी लगता है, तो कंट्री रिस्क भी डाइवर्सिफाई हो जाता है, तो आपके लिए वो फंड अच्छा रहेगा। चलिए, तो यहाँ पर एक अच्छा मल्टी कैप पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, वहाँ से आप अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं सुनील जी। अगला सवाल राहुल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पे। राहुल जी नमस्ते, कहाँ से बात कर रहे हैं? नमस्ते मैम, मैं झारखंड से बोल रहा हूँ जी। मेरा सवाल ये था कि एक टर्म प्लान यूलिप प्लान एक पापा जी ने लिया था, वो कल जाके मैच्योर हो रहा है। और इससे रिलेटेड 2 सवाल है कि वो ऑलमोस्ट 4 लाख के आसपास का अमाउंट है। ठीक है। तो ये पहला सवाल था कि ये जो अमाउंट होगा उसमें क्या टैक्स रिलेट होके आएंगे, और दूसरा ये कि मैं इसको नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए, क्योंकि मुझे 6 मंथ के बाद ये पैसे की जरूरत होगी शादी के लिए, तो ये 6 महीने के लिए मैं कहाँ इसे पार्क कर सकता हूँ? अच्छा। किस म्यूचुअल फंड में? और निपॉन इंडिया बैंकिंग एंड पीएसयू फंड कैसा रहेगा? इसी 6 महीने के लिहाज से पूछ रहे हैं? या ओके। पहला सवाल कि यूलिप में जो पैसा आएगा, मुझे नहीं लगता प्रांजल की कुछ कट के उस पे आता है पैसा, वो तो आप बताएं। राइट, क्योंकि वो इंश्योरेंस लिंक्ड प्लान है, इसलिए उसमें टैक्स डिडक्शंस नहीं होंगे, तो आपको पूरा जो अमाउंट दिख रहा है वो आएगा। और अब यही यूलिप्स का इकलौता बेनिफिट है म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले। जी, और 6 महीने के लिहाज से कहाँ पैसे पार्क करने चाहिए? जी, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन इतना छोटा है, तो ऐसा कोई भी डेट फंड जिसमें जरा सा भी रिस्क हो, अपने आप को आपको उससे एक्सपोज नहीं करना चाहिए। बेटर ये है कि आपको ये बहुत अल्ट्रा सेफ लिक्विड फंड या फिर कोई 6 महीने की एफडी के लिए ही जाइए। आधा 1% का ज्यादा से ज्यादा रिटर्न का फर्क पड़ सकता है 6 महीनों में, तो इस लालच में मत पड़िए, पैसे को सेफ रखिए। अच्छा, छोटी अवधि में जो निवेश होता है, लिक्विड फंड भी है और अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड भी है, करेक्ट? तो अगर दोनों में से लिक्विड फंड ही क्यों नहीं अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन? राइट, अभी ये कुछ रेगुलेशंस चेंज हुए हैं, लेकिन इसके पहले ये हो जाता था कि कई सारे अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स में एग्जिट लोड लगता था। तो अगर ये अवधि डिसाइडेड नहीं है कि मेरे को 2 महीने में निकलना है या 3 महीने में निकलना है, तो मैं श्योर नहीं हो पाता था कि एग्जिट के समय मुझे एग्जिट लोड लगेगा कि नहीं। लिक्विड फंड्स में कुछ महीनों पहले तक तो एग्जिट लोड होता ही नहीं था, और अभी भी 1 हफ्ते के बाद कोई एग्जिट लोड नहीं है, तो फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा मिल जाती है। और बैंकिंग एंड पीएसयू फंड में क्यों नहीं? क्योंकि पहली चीज, ये फंड्स भी जो हैं ये रिस्क फ्री नहीं है। जैसा हमने देखा था कि येस बैंक के टियर 1 बॉन्ड्स को राइट ऑफ किया गया था, तो जिन स्कीम्स में उसके बॉन्ड्स थे उन स्कीम्स को लॉस हुआ। तो अगर आपकी अवधि केवल 6 महीने की है, तो इस तरह के रिस्क को, हालांकि ये एक्सेप्शनल है, लेकिन आप रिस्क ले रहे हैं 6 महीने के लिए, और ये रिस्क लेके भी 6 महीनों में रिटर्न्स में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ज्यादा से ज्यादा आधा % का फर्क पड़ेगा। तो इट्स नॉट वर्थ टेकिंग दैट रिस्क। और किसी भी फंड हाउस का लिक्विड फंड ले लें, या फिर वहां पर कुछ आप कोई नाम रेकमेंड करना चाहेंगे? जी, क्वांटम का लिक्विड फंड वन ऑफ द सेफेस्ट लिक्विड फंड्स है, तो क्वांटम का लिक्विड फंड आप देख सकते हैं। ऑलराइट राहुल जी, क्वांटम लिक्विड फंड बैंकिंग पीएसयू फंड में नहीं जाएंगे, ठीक है? ओके मैम। और शादी के लिए अभी सही बधाई, 6 महीने बाद है हालांकि। नहीं, मेरे लिए नहीं, बहन के लिए। अच्छा, तो बहन को बधाई मेरी तरफ से दीजिएगा। चलिए, अगला सवाल लेते हैं। यहाँ पर भूषण जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। भूषण जी नमस्ते, कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ नमस्कार मैम, मैं पटना से बोल रहा हूँ। अच्छा, बताइए मैम। मुझे ये पूछना था कि मैं 2007 में जो डिटेल दिया हूँ कि 2 फंड में किसी एडवाइजर के कहने पे इन्वेस्ट किया था मैंने।
एडवाइजर के कहने पे या डिस्ट्रीब्यूटर के कहने पे? हाँ सॉरी, वही डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूटर के कहने पे। जी। तो इन्होंने तो मैंने एक मुफ्त लगा दिया था सुंदरम वाला जो फंड था, एक कोडक वाला जो फंड था इंफ्रास्ट्रक्चर में। हाँ। 50,000 का एक मुफ्त मैंने दिसंबर 2007 में इन्वेस्ट किया था। अच्छा। उसके बाद मैं इसके बारे में भूल गया। भूल गया मतलब कि मैं देखा ही नहीं। उसने कहा लगा दो, अच्छा है, तो मैं लगा दिया, मैं भूल गया। हाँ, ठीक है। और ये मेरा फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट था। हाँ जी। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं 11 में मैं देखा कि ये फंड जो है सो ये 50,000 जो कोडक वाला है ये 35,000 हो गया है, और जो सुंदरम वाला जो 50,000 का फंड था वो है सो 10, 12, 11,000 हो गया है। ओहो। ठीक है। तो मैंने डिस्ट्रीब्यूटर को बोला भाई क्या है, तो सर इसको स्विच कर लो। ठीक है। अच्छा। और उसके बाद मैं चंडीगढ़ में जॉब करता तो चंडीगढ़ में आ गया। तो बोला कि सर आपको आके ये कराना पड़ेगा, साइन करके देना पड़ेगा ये वो। तो मैं कहा कि ठीक है, जब आऊंगा तो देखूंगा। ठीक है। फिर मैं छोड़ दिया उसको। मैंने कहा कि पैसा 1 लाख तो डूब ही गया, तो उसको डूब जाने दो। मैंने छोड़ दिया उसे। ठीक है। उसके बाद है तो एक्चुअली म्यूचुअल फंड में मैंने पाला था, तो मैं उसके बाद मैं उसको फिर मैं यहाँ आया। वो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू था, तो मैं यहाँ आकर के कोडक और सुंदरम में जाकर के उसको क्या कहते हैं डायरेक्ट कर दिया। अच्छा। ठीक है। और बोला कि हाँ डायरेक्ट हो गया, तो मैंने साइन इन करके मैंने कब जाना है यही डायरेक्ट। सर वक्त थोड़ा कम होता है हमारे पास, क्विकली सवाल पे आ जाएंगे। हाँ, सवाल ये सवाल है कि ये अभी इन्वेस्ट किया तो ये दोनों अब गवर्नमेंट के द्वारा हो गया, किसी और फंड में हो गया, और बहुत ग्रो कर गया। ठीक है। वो मैंने डिटेल आपको दिया हुआ जी। मैंने सोचो अभी मैंने चेक किया तो, और मैम मैंने ये यूनियन का मैंने 2 में लगाया है, एक मिड कैप वाला में, एक टैक्स सेवर में लगाया है। यूनियन का? ओके। हाँ, वो मैंने मेंशन किया हुआ है। और ऐसे प्रोडक्ट का टैक्स सेवर में 2007 में लगाया था। सर आपके मेल पे जो आया हुआ है, आपने बताया है कि अभी फिलहाल आपके पास सुंदरम मिड कैप और सुंदरम रूरल एंड कंजम्पशन फंड है, अपनी यूनियन है ना? हाँ जी। तो आप जानना ये चाहते हैं कि क्या ये ठीक है कि नहीं है, राइट? हाँ, और ये यूनियन का भी मैम है, यूनियन का मिड कैप फंड, यूनियन का टैक्स सेवर फंड है। ओके। यूनियन में ये सब कितने सालों के लिए निवेश है आपका? ये मैम मैंने 2017 में किया था, वो अभी खत्म हो गया, सितंबर में 3 साल किया था, खत्म। क्या मैं कंटिन्यू करूं या ना करूं? ओके। एक तो आपके पोर्टफोलियो में इतना ज्यादा चर्निंग है, उछल कूद है, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ पे अच्छा दिख रहा है तो वहाँ कूद जाओ, तो ये थोड़ा अप्रोच सही नहीं लगता। प्रांजल? राइट। भूषण जी, जैसा मैं देख पा रहा हूँ बहुत ज्यादा आपके पोर्टफोलियो में परफॉर्मेंस चेजिंग हुई है। जो कैटेगरी अच्छा कर रही है पिछले 2 साल या जो फंड अच्छा कर रहा है, हम हमेशा आपकी पोर्टफोलियो में उसके पीछे पीछे चले हैं। तो ऐसा करना सही नहीं होता। जैसे कुछ साल पहले तक सुंदरम मिड कैप, आज से 3 साल पहले तक शायद पूरी इंडस्ट्री का सबसे अच्छा परफॉर्मिंग फंड था, लेकिन आप एंटर उसके बाद हुए। तो जरूरी ये है कि आप अपने गोल्स को समझें, अपनी जरूरतों को समझें और ट्रेंड्स को चेज ना करें। जैसे यूजुअली अगर आपके पास पोर्टफोलियो में 2 मिड कैप फंड्स हैं, यूनियन का और सुंदरम का, तो वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मिड कैप में जो कैटेगरी है वो टोटल 150 स्टॉक्स की है। तो अगर आप 2 फंड ले लेंगे तो आप समझ लीजिए 150 में से 100 स्टॉक्स आपने ले लिए, तो उससे तो अच्छा है कि मिड कैप इंडेक्स फंड ले लिया जाए। तो बेटर है कि आप ये दोनों ही मिड कैप फंड से निकलिए और इसके बदले एक मल्टी कैप फंड को लीजिए। इसके अलावा जो आपके पास रूरल एंड कंजम्पशन फंड है, तो यूजुअली थीमेटिक फंड से दूर रहना चाहिए। किसी एक सेक्टर या थीम पे जो फंड लगाए उससे दूर रहना चाहिए। काफी ज्यादा रिस्क होता है। अच्छे समय में बेटर रिटर्न, लेकिन बुरे समय में बहुत खराब रिटर्न। तो आपको इस रिस्क को भी खुद के लिए एक्सपोज नहीं करना चाहिए, अनलेस आपको बहुत ज्यादा रिटर्न्स की उम्मीद है या आप कौन सी थीम या कौन सा सेक्टर चलने वाला है उसको समझ सकते हैं। और इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि आपके पास जो यूनियन का टैक्स सेवर है, उससे भी बेटर ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल हैं। तो आप पराग पारेख का टैक्स सेवर ले सकते हैं, तो वो बेटर रहेगा। तो सुंदरम के तो दोनों फंड से निकलिए और एक अच्छा मल्टी कैप और पराग पारेख का टैक्स सेवर फंड में स्विच हो जाइए। ठीक है, समझ में आ गया? ये मैम समझ में आ गया। ये इसका डिटेल मुझे मेल कर दीजिएगा, कौन कौन सा अच्छे फंड है जिसको मैं जी, मैं कोशिश करूंगी कि आपको मेल कर दूं ये डिटेल्स। ठीक है, और आगे संभाल के ऐसे उछल कूद ना करें अपने पोर्टफोलियो में।
अच्छा ठीक है मैम, ठीक है। चलिए वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम कुछ और सवाल लेंगे और जवाब देने की कोशिश हम पूरी करेंगे। आप सभी बने रहिए म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन के साथ। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। आज आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं हमारे एक्सपर्ट प्रांजल कामरा। अगला सवाल लेते हैं। आकाशदीप हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। आकाशदीप नमस्ते, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो मैम, नमस्ते जी। So first of all, thank you so much for picking up my question. You're And I've welcome. been following the show for past 1 month and I've learned a lot. So I need advice on creating a portfolio for around 15 lakhs of courses. So my time horizon is between 3 to 4 years, and I need this corpus to pay the upfront amount for for purchasing a new house. So I need advice on creating a portfolio mix, with so many options available. What should be my approach? Should it be all equity or should be all that? Given the time frame that I have, the 3 to 4 years. तो आप And बेसिकली also आकाश एक सेकेंड, आप बेसिकली एक डेट पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। आपका टाइम होराइजन 3 से 4 साल का है, राइट? जी। और जी. आप Or इससे it could be a mix as well. और आप इससे 15 लाख रुपए क्रिएट करना चाहते हैं। जी। 30,000 हर महीने निवेश कर सकते हैं, हाँ राइट? जी। ऑलराइट प्रांजल, क्विकली। राइट, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आप 30,000 पर मंथ इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी साल का लगभग 3.5 लाख रुपए। तो 4 साल का अगर टाइम है तो 14 लाख रुपए तो ये वैसे ही हो जाता है बिना किसी इंटरेस्ट अर्निंग के। तो आप अपने गोल तक लगभग वैसे ही पहुंच रहे हैं, इसलिए आपको कोई डेट रिस्क या इक्विटी रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। आप इसे एफडी में डाल दीजिए और आप अपने गोल को ऑलरेडी एक्सीड कर जाएंगे 4 सालों में। तो गोल के लिए तो आपको बिल्कुल रिस्क लेने की जरूरत नहीं, बहुत आसानी से हो जाएगी। तो आपको तो कोई रिस्क लेने की ज़रूरत ही नहीं है आकाश, आप सिर्फ एफडी करेंगे, उसी से पूरा हो जाएगा काम आपका, ठीक है? जी, और अगर ये मेरे को ज्यादा करना हो, सेलेक्ट से अगर रिस्क की जरूरत नहीं है 15 लाख के लिए, तो मैं इसको अगर 20 लाख करना चाहूंगा तो फिर कैसा पोर्टफोलियो रखना चाहिए मेरे को? राइट, तो अगर आप कुछ रिस्क के लिए खुद को एक्सपोज करना चाहते हैं तो आपको एक अच्छा मल्टी कैप फंड लेना चाहिए और इक्विटी रिस्क लेना चाहिए। मल्टी कैप फंड कोई अच्छा सा ले लीजिए, सेफ रहेगा और आप अपने गोल को हैंडसमली एक्सीड भी कर जाएंगे। तो एटलीस्ट 50% अपने कॉर्पस पे मल्टी कैप फंड पे एक्सपोज करिए। चलिए यहाँ पर अब सवाल जवाब का सिलसिला हम ख़त्म करते हैं और रुख करते हैं हमारे ख़ास सेगमेंट फंड नामा की तरफ। फंड नामा में आपको हम म्यूचुअल फंड की जो अलग अलग कैटेगरी होती है उसको हम थोड़ा डिटेल में समझाते हैं ताकि आप अपने निवेश को सही तरीके से कर सके। आज जो हम फंड डिस्कस करेंगे वो है क्रेडिट रिस्क फंड। नाम में ही रिस्क है। प्रांजल, क्या बहुत ज़्यादा रिस्की फंड होते हैं ये? बिल्कुल स्वाति, जैसा आपने कहा नाम में ही रिस्क है। तो इन स्कीम्स के साथ, इन फंड की प्रॉब्लम ये है कि इनका मैंडेट ही ऐसा है कि इनके पास जो टोटल पैसा आया हुआ है उसका 65% कम से कम या उससे ज्यादा इन्हें AA से जो कम रेटेड सिक्योरिटीज हैं, जो बॉन्ड्स हैं, उसमें लगाना होता है, यानी A, BBB इस तरह की सिक्योरिटीज। तो इनकी रेटिंग इसलिए कम है क्योंकि इसमें क्रेडिट रिस्क है, यानी डिफॉल्ट रिस्क है। ये हो सकता है कि पैसे लौटा ही ना पाए, तो इसीलिए डेफिनेटली काफी रिस्की कैटेगरी है ये। तो रिटेल निवेशक को इसमें घुसना चाहिए या फिर इससे दूर रहे तो बेहतर? देखिए, एक तो इस फंड का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा फंड टू फंड डिफर करता है क्योंकि फंड मैनेजर की स्किल पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि वो ये सही तरीके से प्रिडिक्ट कर पाए कि आज जो बॉन्ड A रेटेड है, कुछ उस कंपनी में ऐसा हो रहा है कि कल को वो AA रेटेड हो जाएगा और मार्केट में उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो बहुत ज्यादा स्किल ओरिएंटेड फंड्स हैं, इसलिए बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस डिफर करता है। तो पहला रिस्क आप जो ले रहे हैं वो ये कि आपका अगर फंड सिलेक्शन जरा सा भी गलत हुआ तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और ऊपर से ये कैटेगरी रिस्की है ही। अगर ये कैटेगरी में अपने अच्छा फंड चूज कर भी लिया तो भी कितना रिटर्न मिल जाएगा? एक मल्टी कैप या एक लार्ज कैप फंड के बराबर, इक्विटी फंड के बराबर। तो ये रिस्क लेना वर्थ इट नहीं है एक रिटेल निवेशक को। एक लार्ज कैप या मल्टी कैप इक्विटी फंड बेटर रहेगा जहां आप डिपेंड कर सके परफॉर्मेंस को लेकर। मैं भी वही सोच रही थी कि अगर इतना ज्यादा रिस्क है तो और रिस्क लेना ही है तो फिर आप इक्विटी में ही लें निवेशक तो ज्यादा बेहतर ना हो? बिल्कुल स्वाति।
ऑलराइट, लेकिन इसमें क्योंकि रिस्क ज़्यादा है तो हमेशा ये एक बात चलती है कि ज़्यादा रिस्क और ज़्यादा रिवॉर्ड। तो अगर अच्छा फंड चुनते हैं, अच्छा फंड मैनेजर चुनते हैं, तो किस तरह के रिवॉर्ड की हम उम्मीद कर सकते हैं प्रांजल? जी बिल्कुल, अगर आपका फंड सिलेक्शन बहुत अच्छा हो गया तो आप डबल डिजिट्स, मिडिल डबल डिजिट्स यानी 14-15% के आसपास अगर बहुत अच्छा रहा तो आप पहुंच सकते हैं, जो कि आपको कोई अच्छा लार्ज कैप मल्टी कैप फंड वैसे भी दे देगा। इसीलिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है। ये उनके लिए एक्चुअली बहुत सही रहता है जो एकदम टाइमिंग सही कर पाते हैं, जिनको बिल्कुल पता है कि 2 महीने बाद डेफिनेटली इंटरेस्ट रेटिंग सिनेरियो कुछ स्क्रिप्ट्स का ऊपर होने वाला है, इस फंड में ये वाले बॉन्ड्स हैं तो मैं अब इन्वेस्ट कर देता हूं। तो उनको शॉर्ट टर्म में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न मिल जाता है, लेकिन बाय एंड होल्ड करेंगे तो इक्विटी फंड से ज्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा। इसमें टाइमिंग बहुत ज्यादा की है, जो ज्यादातर लोग कर नहीं सकते और करना भी नहीं चाहिए। ओके, और चलिए, नहीं करना चाहिए ये तो हमने बता दिया, लेकिन अगर कुछ लोग फिर भी इतना ज़्यादा रिस्क डेट कैटेगरी में लेने को तैयार हों और एक वो अच्छा सा क्रेडिट रिस्क फंड चुनना चाहते हो, तो कैसे चुनेंगे खुद के लिए? सबसे जरूरी इसमें हो जाता है फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड, कि पहले वो कितने अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाए हैं कि कौन से बॉन्ड्स की रेटिंग इंप्रूव होगी। तो सबसे जरूरी तो फंड मैनेजर का टैलेंट। दूसरा हो जाता है साइज ऑफ द फंड, कि बहुत ज्यादा अगर फंड के पास AUM अच्छा होगा तो वो अपने पोर्टफोलियो को अच्छे से डाइवर्सिफाई कर पाएंगे, जिससे कॉन्सेंट्रेशन रिस्क कम होता है कि अगर एक आध बेट उनकी रॉन्ग भी हो गई तो फंड का NAV ऐसा ना हो कि 5-7% कम हो जाए। तो अगर ज्यादा पैसे होंगे उस फंड में तो ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स होंगे जिससे आपका रिस्क कम होगा। तो पॉपुलर हाई AUM वाले फंड को चुनें। ऑलराइट, तो ये जैसा कि नाम में है क्रेडिट रिस्क फंड, काफ़ी रिस्की होते हैं, हालांकि डेट कैटेगरी में है। और डेट में अमूमन हम ऐसी सलाह नहीं देंगे कि आप इस तरह के रिस्की फंड में निवेश करें, तो आप दूर रहें तो बेहतर है। लेकिन अगर करना ही है तो किस क्राइटेरिया पे चुनें, ये आपको प्रांजल ने बता दिया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रांजल, आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए और इस कैटेगरी को इतने आसान शब्दों में हमें समझाने के लिए। थैंक यू स्वाति, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। और आज के लिए शो में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपके सवालों के जवाब दें तो आपको अपना सवाल हमें भेजना होगा। सवाल आप कहाँ भेज सकते हैं, ये सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। सवाल जब भी भेजते हैं तो अपना नाम और नंबर आप ज़रूर लिखिए ताकि हम आपको कॉल कर सकें, आपसे बात कर सकें। और बस फ़िलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए जी बिज़नेस के साथ। नमस्कार।